आपको एग्जिस्ट करना है तो यू विल हैव टू कम्पीट विद अदर्स कंपटीटर। बैंक ऐसा मानती है कि हम सबको एक तरीके से ग्रूम करते हैं, और जब भी किसी प्रकार की ट्रेनिंग होती है तो बैंक क्या है कि उनको वहाँ भेजती है, उनको वहाँ हमारा एक इंटरनल अपना ट्रेनिंग सिस्टम है जिस पर बैंक बहुत पैसा खर्च करती है और अपने सभी ऑफिसर्स को उस हिसाब से ग्रूम करती है कि हमारा हर ऑफिसर जो है हर तरह के असाइनमेंट को पूरा कर सके। सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसमें कोई मतलब कंपैरिजन टू अगर बात की जाए कि प्राइवेट सेक्टर से, तो जहाँ इंसेंटिव बेस्ड नहीं है, अगर केवल सैलरी पे बेस्ड है, तो पब्लिक सेक्टर का जो सैलरी अभी भी बढ़िया है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद। मेरी राय बिल्कुल अलग है कि सरकारी स्कूल के बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, जिसका मैं सीधा साधा उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरी स्टडी किसी भी प्राइवेट स्कूल में या फिर कहा जाए प्राइवेट कॉलेज में नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स का इंतजार समाप्त हुआ फ्रेंड, और उमंग स्टडी के द्वारा जो स्पेशल सीरीज चलाई जाती थी, स्पेशल इंटरव्यूज का, कोविड की वजह से हम लोगों ने उन सीरीज को ड्रॉप किया था, तो वापस से उस सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और अभी फिलहाल हमारे साथ कुंदन सर हैं, जो कि SBI के ब्रांच मैनेजर के तौर पे कार्यरत हैं। तो सबसे पहले मैं कुंदन सर का उमंग स्टडी परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सर सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारे सब्सक्राइबर्स को कि सर आप किस वजह से इंस्पायर हुए बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह है और मैं बेसिकली धनबाद का ही रहने वाला हूँ। और मेरी जो उच्चतम शिक्षा अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन है, जो कि कॉमर्स के माध्यम से मैंने कॉमर्स मेरा स्ट्रीम था, और इसी स्ट्रीम में कॉमर्स के बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करने के पीछे मेरा ये पर्पस था, जो एक मोटो जो था कि चूँकि कॉमर्स बैकग्राउंड हमारा है, और दूसरा कि एक पर्सनल अपना था कि बैंक में जाने पर एक अट्रैक्शन रहता था कि यहाँ पे मतलब बहुत ही डिफरेंट तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे करने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात थी कि कस्टमर को और आप पब्लिक को सर्व कर पाएंगे। वो एक मेन जो कहा जाए कि जो स्टार्टिंग से मन में थी कि पब्लिक को कैसे सर्व किया जाए, ये एक सेक्टर मुझे लगा कि जहाँ से पब्लिक को आप सर्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई बैंकिंग को मैंने पसंद किया इसमें। तो सर अभी वर्तमान में आपका जो डेजिग्नेशन है सर वो क्या है, और आपने बैंकिंग में पहली बार आपको सेवा देने का अवसर कब मिला था सर। देखिए, डेजिग्नेशन के हिसाब से जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इस ब्रांच में मैं शाखा प्रबंधक के तौर पे कार्यरत हूँ, लेकिन ब्रांच का इंटरनल स्केलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अभी स्केल 2 ऑफिसर हूँ, जो कि हमारे ऑफिसर कैडर में ये दूसरा स्केल है, और इसके बाद बहुत सारे स्केल्स हैं जिससे हम बैंक में टॉप मोस्ट तक जा सकते हैं। ठीक है सर। सर आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करते हैं सर, यदि रिमेम्बर हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने बैंक ज्वाइन किया था वो 3 दिसंबर 2012 का था, जो अभी लगभग बैंक ज्वाइन किए हुए मुझे 9 साल 6 महीने के आसपास हो गए हैं। एंड अभी समझिए कि 25-26 साल और अभी 60 ईयर के एज पे हम सभी बैंक में रिटायर होते हैं। सर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे, और भी वैसे तो आपने ब्रीफ में बताया कि सर आपने जो एजुकेशन लिया 10वीं की 12वीं की आगे ग्रेजुएशन की, वो सर आपने कब लिया और कहाँ से लिया। देखिए, चूँकि मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो उस पर अगर बात की जाए तो बहुत ही बेसिक फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, कहिए कि लोअर मिडिल क्लास से। तो मेरी जो स्टडी जो हुई हो बिल्कुल वो समझिए कि सरकारी स्कूल से ही हुई है। मैट्रिकुलेशन जो मैंने किया है वो DAV आर्य समाज का स्कूल है पुराना बाजार, वहाँ से मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा 2002 में पास की। उसके बाद RSP कॉलेज में मैंने 12th किया, और वहीं से फिर मैंने ग्रेजुएशन की है 2008 में कंप्लीट की मैंने। एकेडमिक ईयर में हमारा एक ईयर का गैप हो जाने के कारण 2008 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब की तरफ अपना मतलब ध्यान, उस समय जो रिक्वायरमेंट थी हमारी उस हिसाब से मैंने प्राइवेट जॉब की, और फाइनली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक बार मतलब अपना जो पोटेंशियल है, और या जो अपनी जो कहा जाए कि जो इच्छा है, या फिर जो मन में बचपन से ख्याल था कि समाज को हम कैसे सर्व कर पाए,
तो फिर मैंने बैंकिंग सेक्टर को चुना और 2011 में मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की और 1 साल के मतलब प्रयास में ही मैंने बैंकिंग के सेक्टर को आने में मैंने सफलता प्राप्त की। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन हुई वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में या फिर जहाँ भी आसपास हम लोग रहते हैं एक माहौल सा बना दिया गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो सर इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है सर? नहीं, इस संबंध में मेरी राय बिल्कुल अलग है कि सरकारी स्कूल के बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, जिसका मैं सीधा साधा उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरी स्टडी किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में या फिर कहा जाए प्राइवेट कॉलेज में नहीं हुई है। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में भी हैं तो वहाँ भी आपके जो शिक्षक उपलब्ध हैं, अगर आप उनसे समय लेकर अगर वो जो पढ़ाते हैं उसे अगर आप ध्यान से आप समझते हैं तो उसका भी सिलेबस जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं। और आप बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसे देखेंगे, जैसे कि हमारा मैं विशेष रूप से देखता रहता हूँ, जैसे कि जो उच्च श्रेणी की जो कहा जाए कि जॉब्स हैं, जैसे कि यूपीएससी के बारे में लोग बात करते हैं या फिर जेपीएससी की बात करते हैं। और चूंकि एज ए ब्रांच मैनेजर मेरा भी एक अनुभव यहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारे कस्टमर से होता है, तो उस तरह के कस्टमर जब हमारे पास आते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है कि उसमें अगर 10 वैसे उच्च मतलब बड़े जॉब वाले लोग हैं जैसे यूपीएससी जेपीएससी, तो उसमें 3 4 5 ऐसे मिल जाते हैं जो सरकारी स्कूल से ही पढ़कर आगे बढ़े हैं। तो ये बिल्कुल नहीं माना जाए कि अगर जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे वही आगे जा सकते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरीज, उसके बाद कॉलेज, उन सबों में भी पढ़कर बच्चे जो है आगे की ओर जा रहे हैं और जाएंगे भी। सर नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा प्रमोशन के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी एस्पायरेंट्स बैंकिंग के एस्पायरेंट्स तैयारियां कर रहे होते हैं तो हर किसी का एक ख्वाब होता है आगे बढ़ने का। तो बैंकिंग सेक्टर में सर प्रमोशन का मतलब कितने माध्यम होते हैं? क्या नॉर्मल चैनल के थ्रू प्रमोशंस हो सकते हैं या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं? बेसिकली प्रमोशन के कितने माध्यम होते हैं सर? किस किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन लिया जा सकता है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक में आप पहले आ कैसे सकते हैं। ठीक है, बैंक में आने का 2 चैनल समझ लीजिए कि बैंक 2 तरीके की वैकेंसीज लेती है। पहला है कि वो क्लर्कल कैडर में लेती है और दूसरा जो है वो ऑफिसर कैडर में लेती है। तो क्लर्कल कैडर में आप जब आते हैं, जैसे कि मैं क्लर्कल कैडर के थ्रू ही बैंक में 2012 में आया था और उसके बाद मैं 2018 में हमारा प्रमोशन हुआ मई के महीने में। तो जब आप क्लर्कल कैडर से बैंक में आते हैं तो उस समय आपको प्रमोट होने का 2 तरीका है। एक है कि सीनियरिटी बेसिस पे आप प्रमोट हो सकते हैं और दूसरा है कि इंटरनल एग्जाम्स। हर विभाग में एक इंटरनल एग्जाम होता है, वहाँ पे आप उस इंटरनल एग्जाम को देकर आप पास हो सकते हैं। तो इंटरनल एग्जाम में हमारे यहाँ एक जेएमजीएस एग्जाम बोला जाता है, जूनियर मैनेजर स्केल 1, और एक होता है ट्रेनिंग ऑफिसर चैनल। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ, तो जस्ट इक्विवेलेंट ये ट्रेनिंग ऑफिसर एक होते हैं। अगर आप क्लर्कल कैडर से आते हैं तो ट्रेनिंग ऑफिसर्स के माध्यम से स्टेट बैंक में आप ऊपर जा सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसमें आप जब सेलेक्ट होते हैं तो बैंक आपको प्रॉपर 2 ईयर की ट्रेनिंग देती है। जैसा कि मेरे साथ हुआ, जैसे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर जो आते हैं तो उनको भी 2 ईयर की ट्रेनिंग दी जाती है, देन उनको कोई असाइनमेंट दिया जाता है। उसी तरह ट्रेनिंग ऑफिसर में भी आपको 2 ईयर की ट्रेनिंग होगी, फिर आप कंफर्म वहाँ पे होते हैं। कंफर्मेशन का प्रोसेस, फिर मतलब आप बैंक एम्प्लॉय होते हुए भी आपका कंफर्मेशन का प्रोसेस आएगा। इसके थ्रू समय थोड़ा लगता है, लेकिन अगर आप क्लर्क में ज्वाइन किए हैं तो 3 साल में ही आपको मौका मिल जाएगा ट्रेनिंग ऑफिसर से ऊपर आने का। और अगर सीनियरिटी से जाएंगे तो 7 ईयर के बाद आपको पहला मौका मिलेगा ऊपर आने का। और जहाँ तक बात रही कि आप कहाँ तक जा सकते हैं बैंक में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अपना इंटरनल जो रूल्स है उसमें है कि स्टेट बैंक का अगर कोई व्यक्ति चेयरमैन भी बनेगा तो वो स्टेट बैंक का एम्प्लॉई ही बनेगा, वो कहीं बाहर से नहीं आ सकते हैं। जैसे कि अदर पीएसयूज में आप देखेंगे या अदर संस्था में देखेंगे तो वो सरकार के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठाया जाता है। थैंक यू सर इस इन्फॉर्मेशन के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। कई लोगों को इसके बारे में कई सारे मिथ है, कन्फ्यूजन है, तो उम्मीद करते हैं कि ये मिथ और कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे सर। सर फिलहाल अभी अगर आपकी इस पर्टिकुलर पोस्ट पे बात करते हैं पर्सनल आपकी, तो आपका सर अभी मैक्सिमम यहाँ से कहाँ तक जा पाने की संभावना बची हुई है? देखिए, अभी मैं स्केल 2 हूँ
और बैंक में अगर अब बात किया जाए तो स्केल, अगर ऐसे स्केल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 9 तक का स्केल जो चेयरमैन होता है, 7 के बाद एमडी, एमडी के बाद 7 के बाद डीएमडी, डीएमडी के बाद एमडी, एमडी के बाद चेयरमैन। तो चूंकि अभी मेरी जॉब जो है 25 साल बची हुई है, और अगर मैं एक भी प्रमोशन अभी यहाँ से मिस ना करूँ तो एटलीस्ट मैं एमडी तक जा सकता हूँ, अगर यहाँ से एक भी प्रमोशन मिस ना करूँ। और अगर कोई व्यक्ति बैंक पीओ चैनल से या क्लर्कल कैडर चैनल से भी अगर 21 साल की उम्र में अगर नौकरी कोई ज्वाइन कर लेगा और वो हर प्रमोशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर करते चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो चेयरमैन तक जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर ये पीओ अपने टर्म का जिक्र किया, प्रोबेशनरी ऑफिसर का, सर उस पे अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं? पीओ में जैसे कि पीओ जो एक शब्द है प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे बैंक में आने का 2 माध्यम है। पहला है कि एक आप क्लर्कल कैडर से आते हैं और दूसरा ऑफिसर कैडर से आते हैं। दूसरा ऑफिसर कैडर से जो आते हैं उसे कहा जाता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर जब हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो उनको 2 साल की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ साथ जो इंक्रीमेंट की बात है वो क्या है कि जो बेसिक हमारे यहाँ जो ऑफिसर बनते हैं प्रमोट होके, उनसे 4 इंक्रीमेंट उनको जो है वो ज़्यादा मिलता है। और साथ ही साथ अलाउंसेस की अगर बात की जाए तो अगर इंटरनल प्रमोशन के थ्रू अगर आपका अगर इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन हुआ हो, या अगर सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन हुआ हो, या फिर आप पीओ चैनल से आए हो, तो जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली क्या है कि वो 4 इंक्रीमेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर और ट्रेनी ऑफिसर दोनों को वो 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि आप 4 साल अगर जॉब करेंगे तो जाके वो इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। ये यहाँ पे क्या है कि आपको इमीडिएट मिल जाता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे सर वर्कलोड के ऊपर। तो सर यहाँ पे जो वर्कलोड होता है उसका क्या स्टेटस होता है सर, उसको किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए, वर्कलोड की जहाँ तक बात है वो अभी के सिनारियोज में देखा जाए तो जितने भी सेक्टर्स हैं, जब आइदर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात कर लीजिए, या प्योर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या अदर कॉरपोरेट्स की बात कर लीजिए, वर्कलोड अभी धीरे धीरे सब जगह बढ़ता जा रहा है। कि इसका मुख्य रीज़न ये है कि आप को कम्पिटिट करना है। अगर आप कम्पिटिट नहीं करेंगे तो आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप बहुत सारी ऐसे कंपनीज, या फिर आप पब्लिक सेक्टर बैंक का ही देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में जो मर्जर हुआ है, तो उसका क्या कारण है? क्योंकि वो बैंक परफॉर्म नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के ट्रस्ट को बचाए रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंक को बंद नहीं करती है, उसको मर्ज करती है। ठीक है, तो वर्कलोड का मतलब ये है कि आप अब जो है जो आपको मिल रहा है या फिर जो आपको कार्य दिया गया है, उसे अगर आप सही समय पे और सही समय और सही मार्जिन के साथ अगर उसे कंप्लीट करेंगे तो वो आपके लिए ओवरबर्डन हो जाएगा। तो अगर आप सही तरीके से इसको मैनेज करते हैं तो कहा जाए कि थोड़ा वर्कलोड है, लेकिन अगर काम करना है, जॉब करना है, तो ये तो आपको बियर करना ही पड़ेगा। वर्कलोड के बारे में अगर कहा जाए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं मैनेज इसे कर पाता हूँ। तो इस पे थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप वर्क को लेते कैसे हैं। टोटली ये डिपेंड करता है व्यक्ति पर ही कि उस वर्क को वो कैसे लेता है। अगर हमारे पास अगर टीम है, अगर मैं यहाँ ब्रांच मैनेजर हूँ, मेरे पास 2, 3, 4 लोगों की टीम है, तो मैं अपने काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि वो हमारा वर्क आज 2 तरीका है। अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आपको आपके ऊपर लोड ज़्यादा है, और अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके टीम के माध्यम से अगर आप करते हैं तो वो थोड़ा आपको सरल होता है। लेकिन वर्कलोड पहले की कंपैरिजन में, जैसा कि लोगों का व्यू पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा की पब्लिक सेक्टर बैंक की, या फिर कहा जाए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो पहले लोगों का व्यू था कि वहाँ पे काम नहीं है या फिर आराम की नौकरी है, तो ये चीज़ अब साइड हो चुकी है। अभी आप अगर जहाँ भी जाएंगे आपके ऊपर काम का प्रेशर उतना ही रहेगा, एंड आप उसको कैसे हैंडल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और ये सीखने की भी चीज़ है। सर हर एक एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, उसके लिए फैमिली भी मैटर करती है। तो इस वर्कलोड को देखते हुए सर फैमिली टाइम मैनेजमेंट कैसे, किस तरह से कर पाते हैं आप लोग? जैसा कि आपको कोई भी संस्था हो, तो हमारी बैंकिंग है या फिर कोई भी संस्था हो, हर जगह काम करने का समय निर्धारित है। अब जैसे कि हमारा बैंकिंग आवर कस्टमर के लिए 10 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक है, लेकिन हम लोगों के लिए है कि 9:30 बजे से आपको 9:30 बजे आपको प्रेजेंट हो जाना है, और उसके बाद शाम को काम कितने बजे तक आप ख़त्म कर पाते हैं उसके लिए क्या है कि आपके पास कोई समय नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अच्छे से उसे मैनेज करता है तो 6 बजे भी घर जा सकते हैं, 7 बजे भी जा सकते हैं,
और अगर आप उसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ही 9 या 10 बजे तक बैठना पड़ेगा। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने कार्य को खत्म करते हैं। बैंक यहाँ पे कार्य का समय निर्धारित की हुई है, उस समय के अंदर आप खत्म करते हैं तो आप अच्छे तरीके से आप अपनी फैमिली को समय दे सकते हैं। और मैं पर्सनली चूँकि धनबाद का ही हूँ और धनबाद में ही पोस्टिंग है मेरी, तो मुझे फैमिली को समय देने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये बिल्कुल अपने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। कभी कभी कठिनाइयाँ होती है अगर आपकी पोस्टिंग, चूँकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा वहाँ पे परेशानी होती है कि बच्चे को आप उतना फ्रिक्वेंटली मूव नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप अगर सही से तरीके से अगर कार्य करते हैं तो समय आप परिवार को यहाँ पे दे सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सर हम लोग पे स्केल के ऊपर। तो यहाँ पे जो पे स्केल होता है सर वो कैसा होता है? मतलब कि जो प्रमोशन के साथ साथ पे स्केल में जो डिफरेंसेस आते हैं वो किस प्रकार से डिफर करता है? अगर मैं ऑफिसर कैडर की बात करूं तो बैंकिंग में अभी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक का कंपैरिजन करें तो वो थोड़ा मतलब डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर केवल ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए तो पे स्ट्रक्चर यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और कहा जाए कि अभी मैं स्केल 2 हूँ, तो अभी हमारा बेसिक लगभग 55-56 हज़ार के आसपास है। तो उस हिसाब से आप सब डीए वगैरह लगा के आप जोड़ सकते हैं कि सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसमें कोई मतलब कंपैरिजन टू अगर बात की जाए कि प्राइवेट सेक्टर से, तो जहाँ इंसेंटिव बेस्ड नहीं है, अगर केवल सैलरी पे बेस्ड है, तो पब्लिक सेक्टर का जो है सैलरी अभी भी बढ़िया है। एंड आई एम सेटिस्फाइड विथ आवर सैलरी। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट एक फोकस करेंगे सर। वैसे तो आपने एक इसके बारे में ब्रीफ जानकारियां दी कि पहले के लोगों के मन में एक मिथ था कि बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं करना पड़ता, आराम की नौकरी होती है। तो टारगेट्स और डेडलाइंस को लेकर के सर क्या क्या मिथ्स है और उसकी रियलिटी क्या है सर? देखिए सर, टारगेट और डेडलाइन के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं इसके पीछे एक स्पष्ट बात आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। मैं अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हूँ और मुझे अगर टारगेट ना मिले और मैं उसे अचीव ना करूँ, तो मेरे बगल में ही अगर HDFC बैंक है, क्योंकि कस्टमर को अभी केवल सर्विस चाहिए। आप अगर कस्टमर के तौर पे मेरे यहाँ आते हैं कि सर मुझे एक FD करना है या मुझे लोन लेना है, लोन लेने के लिए मैं भी लोन देने के लिए मैं भी बैठा हूँ और डिपॉजिट के लिए मैं भी बैठा हूँ। और बगल में अगर HDFC बैंक है तो वो भी लोन देने के लिए बैठी है और वो भी आपको डिपॉजिट लेने के लिए बैठी। अब डिपेंड करेगा उस कस्टमर के ऊपर कि मुझे सर्विस कहाँ अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे बदले कोई और करके चला जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर सपोज अभी कहा जाए कि अगर आपको एक इंश्योरेंस लेना है, ठीक है, अगर इंश्योरेंस मैं आपको नहीं दूंगा तो आपको तो इंश्योरेंस लेना है, आप कहीं और से HDFC से ले लेंगे, ICICI से ले लेंगे। तो टारगेट अब क्या है कि बहुत ही मतलब बहुत ही सोच समझकर बैंक में क्या है कि दिया जा रहा है। और कहने का मतलब कि हमारा जो मैनेजमेंट है उतना ही एग्रेसिव हो गया है जितना अब अभी प्राइवेट सेक्टर्स के मैनेजमेंट हैं। क्योंकि अब ये बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक ये पूरी तरह समझ चुकी है कि अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो यू विल हैव टू कम्पीट विद अदर्स कंपटीटर। तो यहाँ पे टारगेट्स भी उसी प्रकार से हैं और उसे पूरा करने का डेडलाइन भी होता है कि मंथ वाइज, जैसा कि हमारा बोर्ड आप वहाँ देख पा रहे होंगे, तो वहाँ बोर्ड में लगा हुआ है कि आपका एनुअल टारगेट क्या था और इस मंथ तक आपका टारगेट क्या था और आपने क्या अचीव किया है। तो टारगेट्स भी अभी हम लोगों का उसी हिसाब से है जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं और उसे अचीव करने का डेडलाइन भी हम लोगों को दिया रहता है, जो हम लोग कर भी पाते हैं। जी सर, थोड़ा सा बात करेंगे सर ब्रांच मैनेजर पोस्ट के ऊपर, क्योंकि सर यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है। तो सर इसके लिए क्या कुछ बेसिक स्किल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं टेक्निकल के अलावा, क्योंकि सर ये पब्लिक डीलिंग पोस्ट है? देखिए, अगर ये स्किल्स की बात की जाए तो हमारा अपना जो इंटरनल बैंक का ये है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिसर जो है ये ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकते हैं या बन सकते हैं, उसमें ये स्पेशल स्किल होगा तभी हम उनको बनाएंगे। बैंक ऐसा मानती है कि हम सबको एक तरीके से ग्रूम करते हैं और जब भी किसी प्रकार की ट्रेनिंग होती है तो बैंक क्या है कि उनको वहाँ भेजती है। उनको वहाँ हमारा एक इंटरनल अपना ट्रेनिंग सिस्टम है जिस पर बैंक बहुत पैसा खर्च करती है और अपने सभी ऑफिसर्स को उस हिसाब से ग्रूम करती है कि हमारा हर ऑफिसर जो है हर तरह के असाइनमेंट को पूरा कर सके।
लेकिन जब आप एज ए ब्रांच मैनेजर बैंक आते हैं तो यहाँ पे आपको अपने अंदर के कुछ स्किल्स को बाहर लाना पड़ता है। जैसे हर तरह की चीज़ को आपको, अगर यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और सब ब्रांच मैनेजर के लिए सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पे आप कितना शांत रह सकते हैं, ये ब्रांच मैनेजर की सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि उस ओर से कस्टमर जो आ रहा है वो कुछ तरीके से परेशान है, या कुछ कस्टमर बहुत ही बैंकिंग सर्विस से खुश है, तो बहुत तरह के इमोशंस उस साइड से आते हैं और आपको एक इमोशंस में ही रह के यहाँ से डील करना पड़ता है। तो ये एक जो अगर कहा जाए कि पर्सनल आपके अंदर एक स्किल डेवलप होना चाहिए। और जहाँ तक बैंक की बात है, तो बैंक क्या है कि अपने हर ऑफिसर को एक तरीके से ही ग्रूम करती है, लेकिन जब आपको कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट दिया जाता है तो आपको उस असाइनमेंट के हिसाब से भी एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। जिस तरह से मैं ट्रेनी ऑफिसर चैनल से आया तो 2 साल मेरा ट्रेनिंग ही चला। तो 2 साल में मैंने हर तरह की ट्रेनिंग की, फील्ड ऑफिसर के हिसाब से भी ट्रेनिंग की, मार्केटिंग के हिसाब से भी ट्रेनिंग की, ब्रांच मैनेजर के असाइनमेंट के हिसाब से भी ट्रेनिंग की। तो स्टेट बैंक का अपना पर्टिकुलर इंटरनल जो ट्रेनिंग सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का जितना प्रॉफिट पूरे साल का नहीं होता है, उतना स्टेट बैंक अपने केवल इंटरनल ट्रेनिंग पे खर्च करती है। तो यहाँ का वो ट्रेनिंग का जो है किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए भी बैंक देती है और ओवर एनुअल भी ट्रेनिंग देती है। सर, आज का हमारा आखिरी सवाल होगा कि सर कोई एक नॉर्मल कैंडिडेट है, चाहे वो कॉमर्स के फील्ड का हो, साइंस के फील्ड का हो या फिर आर्ट्स के फील्ड का हो, तो उसको अपना करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे बैंकिंग सेक्टर क्यों वो देख सकता है? देखिए, ये अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप आना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में आने के लिए आपको कहीं से भी किसी भी स्ट्रीम का, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम का होना आवश्यक नहीं है। आप सिंपल, अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, या फिर आपका कोई ऑनर्स पेपर ना हो, बिल्कुल आप सिंपल ग्रेजुएशन भी हैं, तो भी बैंक में आने का सिंपल ही एक है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और लेकिन क्या है कि जब हमारे पास कोई अलग से कोई प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, जैसे कोई व्यक्ति एमबीए है या फिर कोई आईटी है, तो उनका उस हिसाब से परफॉर्मेंस होता है। जब कोई डिग्री ऐड होती है तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आया है तो आप कुछ एक्स्ट्रा दे पाते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना काफ़ी है, लेकिन फिर आगे आप कितना ऊपर जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल्स क्या है, आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो ये पर्टिकुलर कुछ नहीं है कि आप कॉमर्स ही करेंगे तो बैंकिंग में अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, साथी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्टूडेंट्स के सभी सवालों का काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। सर, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई एक फाइनल मैसेज सर? अपने सभी बंधुओं को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक में आना है, गवर्नमेंट जॉब में आना है, तो कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से कठिन नहीं है। आपको बस सिंपल यही सोच के चलना है कि मुझे एक सीट की ही आवश्यकता है। वैकेंसी चाहे 40 हो, 50 हो। मैंने जब ज्वाइन किया था तो झारखंड में 90 सीट ही थी। तो मुझे ये था कि एक सीट, और ये दिमाग में कहीं नहीं रखना है कि बहुत कंपटीटर हैं। बस सिंपल ये रखना है कि मैं अपना कंपटीटर मैं खुद हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, और उसके प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए। बस मेरा ये सिंपल आप लोगों के लिए सुझाव है, और अगर इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है। मेरा ये पर्सनल अपना है। थैंक यू सर। पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।